तो देख बेटा, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस, किसी भी कंडक्टर का बेटा कैपेसिटेंस किन किन बातों पे करता है, नहीं बताओ? सोचो बेटा, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किन किन बातों पे करता है निर्भर? क्या बेटा कैपेसिटेंस इस बात पे निर्भर करता है कि कंडक्टर का मटेरियल कौन सा है बेटा? बोलो, कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है, इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं बच्चा, बिल्कुल किस पे डिपेंड करता है? शेप पे, साइज पे और मीडियम पे, है ना बच्चा? शेप पे, साइज पे और मीडियम पे, ठीक है बेटा? अब सोचो, तो देख बेटा, पिछले क्लास में हमने ये देखा था बेटा कि अगर हमारा स्फेयर, अगर हमारा स्फेयर का डायमीटर रेडियस 1 मीटर हो बेटा, तो 1 मीटर के रेडियस में भी हम लोगों ने देखा था बेटा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम आई थी ना, नैनो फैराड में आई थी ना बच्चा? तो देखो बेटा, 1 मीटर का रेडियस लिया हमने, तो 1 मीटर का रेडियस मतलब 2 मीटर डायमीटर। मतलब सोच बेटा, तेरी हाइट से भी बड़ा, तेरा जो हाइट है उससे बड़ा स्फेयर, उससे बड़ा स्फेयर का भी कैपेसिटेंस 10 टू द पावर माइनस 9 फैराड में आया, है ना बच्चा? तो फिर हमें कुछ प्लान करना है बेटा कि कैपेसिटेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, है ना बेटा? कैपेसिटेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए? तो बेटा कैपेसिटेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, ये हमने सोचा। तो पहले हमने ये सोचा कि आखिर कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है? तो दिमाग में क्या आया? डायमीटर पे, शेप पे, साइज पे, है ना बच्चा? तो शेप और साइज, अगर हम साइज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे, बट इंक्रीजिंग साइज इज नॉट a good idea, because if we are getting a size of 2 meter, still we are getting the capacitance in the order of 10 power minus 9 farad. So increasing size is not a good idea, right? So now we think of changing medium. Suppose beta, if I will place a capacitor, a conductor into water, okay bacha? What has been the capacitance of a sphere? We got it as 4 pi epsilon naught k na beta, sorry 4 pi epsilon naught r, right na bacha? For a single sphere, the capacitance we have got was 4 pi epsilon naught r. What if we place it inside water? You know that dielectric constant, relative permittivity of water is 81. Okay bacha, dielectric constant of water is 81. So look over there, in vacuum, if we have got capacitance as 4 pi epsilon naught r, in medium, in water, we will get as 4 pi epsilon naught epsilon r into r, right na bacha? That is, if I say this one is c, so this should be equal to epsilon r into c, that means 81 c. Can you imagine? If you just place the conductor inside water, the capacitance will be improved 81 times, right na beta? So this is a better idea, right na beta? So now we have thought in the way that if we change the medium, the capacitance can be improved considerably, right na bacha? So in case of changing medium, we have considered example that the sphere has been completely immersed inside water, है ना बच्चा? पूरा इमर्स कर दिया हमने वाटर में। लेकिन ये भी तो कह सकते हैं बेटा कि चारों तरफ का पूरा मीडियम ना चेंज करके बेटा, मीडियम का कोई थोड़ा सा हिस्सा चेंज कर दें, ये भी तो हो सकता है बेटा, है ना? तो कोई मीडियम का थोड़ा सा हिस्सा चेंज कर दें, इसको हमने टॉपिक का नाम दिया। क्या दिया टॉपिक? टॉपिक का नाम दिया बेटा ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर। ध्यान देना बच्चा, ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर। हमने क्या कहा कि कंडक्टर को ग्रुप किया गया, ठीक है बच्चा? ध्यान देना, मान लो पहले तुम्हारे पास एक सिंगल कंडक्टर था बेटा, तुम्हारे पास एक सिंगल कंडक्टर था और इसका कैपेसिटेंस सी था बेटा, है ना? और इस पे टोटल चार्ज क्यू तुमने दे रखा था,
है ना बच्चा। सभी तुम लोग जानते हो बेटा कि कंडक्टर के अंदर वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना बच्चा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो कहां होगा, इस कंडक्टर के बाहर होगा। ठीक है बच्चा। अब बोलो इस वाले कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में इफ ई इज इक्वल टू 0 है ना बच्चा, क्या है, इफ ई इज इक्वल टू 0 है ना बेटा, और इस वाले वॉल्यूम में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बच्चा, तो मुझे बताओ कोई भी कंडक्टर जिसका कैपेसिटेंस सी है बेटा और चार्ज इस पे क्यू है, बोलो तो इसमें कितनी एनर्जी होगी, बोलो बच्चा। हाउ मच एनर्जी दिस कंडक्टर हैव? नो, नहीं बच्चा गलत लिखा तुम, फिर से बताओ। अगर मैं इस कंडक्टर का चार्ज क्यू है बेटा और इसका कैपेसिटेंस सी है तो कितना है, सौरभ ने बिल्कुल सही लिखा, बहुत लोगों ने सही लिखा, क्यू वी स्क्वायर बाई 2c या हाफ सी वी स्क्वायर, है ना बच्चा। अब मुझे बताओ ये एनर्जी जो हाफ सी वी स्क्वायर है बेटा, क्यू वी स्क्वायर बाई 2c है, कहां है, ये एनर्जी है कहां, बोलो बोलो। इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चा, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, कंडक्टर से बाहर, है ना बच्चा। तो देखो इन सब जगह पे एनर्जी है, अंदर एनर्जी नहीं है बच्चा, ठीक है ना। अब सोचो मैंने इसके बगल में एक और कंडक्टर रख दिया, इसके बगल में एक और कंडक्टर रख दिया, है ना बच्चा। तो ये कंडक्टर रख दिया, इस पे कोई चार्ज नहीं दिया, बस एक कंडक्टर यहां पे रख दिया मैंने, ठीक है बेटा। अब सुनना, जब तुमने यहां पे कंडक्टर रखा, जब तुमने यहां पे कंडक्टर रखा, इसका मतलब क्या किया तुमने, जितने इस कंडक्टर का वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का मीडियम चेंज हो गया, यही मतलब हुआ ना बेटा। इसका मतलब क्या हो बेटा, देखो बेटा इस वाले कंडक्टर में, इस वाले कंडक्टर में ये वॉल्यूम का मीडियम चेंज हो गया, जबकि देखो बाकी सब मीडियम क्या है, अभी भी वैक्यूम है बच्चा, है ना। तो अब देखो पहले क्या था, ये पूरा बाहर था इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब जब मैंने कंडक्टर यहां प्लेस किया बच्चा, तो इस वाले रीजन में एक और एरिया ऐसा बन गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब यहां भी एनर्जी अब नहीं हो सकता, अब एनर्जी क्या हो सकता है, चारों तरफ हो सकता है, ठीक है ना बच्चा। सो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द कैपेसिटेंस of this pair is larger than the capacitance of a single conductor। ठीक है बच्चा, क्या पता चला हमको कि अब इस कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस है एक्सपेरिमेंटली, है ना बच्चा, वो अब पहले से ज्यादा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहोगे, ग्रुपिंग इंक्रीजेस कैपेसिटेंस, है ना बेटा। सबसे पहली बात, ग्रुपिंग करने से क्या होता है बेटा, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहले जो बेटा सिंगल स्फीयर था उसका कैपेसिटेंस था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना बेटा। अब जो दो कंडक्टर है बेटा, है ना, ठीक है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से ज्यादा है, ठीक है बेटा। और अगर यहाँ पे एक और रख दिया कंडक्टर तो और ज्यादा हो गया, अब यहाँ पे एक और रख दिया कंडक्टर तो और ज्यादा हो गया। ये हम लोग को एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि जैसे जैसे कंडक्टर की संख्या हम बढ़ाते गए वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ता गया, ठीक है बच्चा, ये बात समझ गया, ठीक है। तो देखो बेटा एक्सपेरिमेंटली तो हमने पता कर लिया, है ना, लेकिन हमें इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना नहीं आया, है ना बेटा, पूरे ग्रुप का एक साथ कैपेसिटेंस निकालना नहीं आया, ठीक है। तो हम लोगों ने एक तरीका ढूंढा, क्या ढूंढा, देखो हमने कहा बेटा ए सिंगल यूनिट, ए सिंगल यूनिट ऑफ, रुको रुको,
द ग्रुप ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर, है ना बच्चा। एक क्या है, कंडक्टर, ग्रुप क्या है, कैपेसिटर। ठीक है बेटा, ठीक। और इस पूरे सिस्टम को कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा, कहा बेटा ए सिंगल यूनिट ऑफ कैपेसिटर is considered a pair of conductor। ठीक है बेटा, कंडक्टर के एक जोड़े को, कंडक्टर के एक जोड़े को हम लोगों ने क्या माना, एक कैपेसिटर माना, है ना बच्चा। अब देखो इस कंडीशन में कितने जोड़े बन सकते हैं, तो कहेगा ए बी, बी सी, है ना बेटा, सी ए, है ना बेटा, ए डी, बी डी, सी डी। बोलो बच्चा, बहुत सारे पेयर बन सकते हैं। जब बहुत सारे पेयर बन जाएंगे तो फिर उन सबको आपस में हम देखेंगे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है ना बच्चा। तो पहले हम एक सिंगल यूनिट, एक कैपेसिटर, किसको बोलेंगे, कंडक्टर के एक जोड़े को। ठीक है बेटा, और सिंगल यूनिट कैपेसिटर का सिंबल कैसा दिया गया, सिंबल दिया गया बेटा ऐसा, है ना, या फिर ऐसा। ठीक है बेटा, कैपेसिटर का सिंबल दो तरह से, ऐसा या फिर ऐसा। ठीक है बेटा, एक मिनट साइन कर रहा है, पहले उसको ठीक करता हूं। देखो बच्चा, तो कंडक्टर के एक जोड़े को हम बोलेंगे एक कैपेसिटर, है ना बेटा, और उसका सिंबल ऐसे देंगे, इस तरह से या इस तरह से, है ना बच्चा। हम लोग ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, कैसे, टू पैरेलल लाइंस विद ए गैप इन बिटवीन देम। ठीक है बेटा, अब देखो, फॉर ए पेयर, फॉर ए पेयर एज ए कैपेसिटर, कंडक्टर के एक जोड़े के लिए, कंडक्टर के एक जोड़े के लिए क्या होगा, देखो, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है बेटा, चार्ज और कैपेसिटर मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन फेसिंग सरफेसेस, है ना बेटा। आमने सामने के सरफेस पे, आमने सामने के सरफेस पे जो चार्ज होगा बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज, उसी को कहा जाएगा क्या, चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है बेटा, इसको लिख ले, इसको लिख ले। अर्पित बोलो। सर ये और लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, फॉर अ पेयर ऑफ कैपेसिटर वाला। अच्छा बेटा, यहां तक बात समझ में आई। यस सर। अच्छा बेटा, बात समझ, ये जो लिखा है मैंने थर्ड पॉइंट, यस सर। ये कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चा, ये जम्सन है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ये एजम्पशन है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ए बी सी तीन कंडक्टर हो, है ना बच्चा, तुम्हें इस पूरे का कैपेसिटेंस निकालना हो, तो तीनों का एक साथ निकालना तुमको नहीं आता है, तो कैसे करोगे, पहले ए बी का निकालोगे, फिर बी सी का निकालोगे, फिर ए सी का निकालोगे, और फिर सबको क्लब करोगे। बोलो बच्चा, यस सर। ये नहीं करोगे बेटा। तो Yes, अपने कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम लोगों ने क्या किया,
कहा एक कैपेसिटर का मतलब एक जोड़ा, एजम्पशन ये, ठीक है बच्चा। तो अब चूंकि मैंने एक जोड़े को बोला है एक कैपेसिटर, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना अब कि चार्ज का मतलब क्या है, पोटेंशियल का मतलब क्या है, क्योंकि Q इक्वल टू सी भी यूज करोगे, C Yes, sir. इक्वल टू क्यू बाई वी यूज करोगे, तो Q क्या पुट करोगे, V क्या पुट करोगे, ये डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो बस वही डिफाइन कर रहे हैं बेटा अब हम, ठीक है। सर कैपेसिटेंस सर वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। हाँ बेटा बिल्कुल, कैपेसिटेंस स्केलर है। ये सिंबल किसका है, कैपेसिटर का सिंबल है बेटा, एक कैपेसिटर का सिंबल है। इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, टेंशन मत ले। ग्रुपिंग कैसे इंक्रीज करता है बच्चा, देखो बेटा ये कंडक्टर है ना बेटा, सोचो मान लो कहूं अगर यहां से इंडक्शन होगा बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, है ना बेटा, ठीक है। तो अब समझो ये अगर माइनस है यहाँ प्लस है बेटा, तो इस वाले का यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव, इस वाले का यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव, है ना बच्चा। तो देखो नेगेटिव वाला पास है बेटा, पॉजिटिव वाला दूर है, तो इफेक्टिवली इन दोनों का पोटेंशियल यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब नेट पोटेंशियल घट जाएगा, जबकि चार्ज तो वही है, चार्ज वही है कैपेसिटी और पोटेंशियल घट गया, तो कैपेसिटेंस स्लाइटली बढ़ गया। ठीक है बच्चा, इरेज कर रहा हूं बच्चा, नहीं लिखे हो अगर तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर मींस अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन फेसिंग सरफेस, है ना बच्चा। तो देखो और कहोगे भी वी, बी क्या है, Q इक्वल टू सी, बी क्या है, तो कहोगे V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, है ना बेटा, दोनों कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। जैसे कि देखो एक कंडक्टर के जोड़े के लिए मान लो कहा मैंने दो सरफेस, बाकी ये पीछे कंडक्टर कैसा है इससे कोई मतलब नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे तुम कि जब भी आमने सामने के कंडक्टर का सरफेस होगा बेटा, तो इक्वल अपोजिट चार्ज होगा। इसका मतलब इस पे होगा बेटा अगर प्लस क्यू, तो इस पे होगा चार्ज हमारा माइनस क्यू, ठीक है बेटा। तो क्या कहोगे, इधर प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू, है ना, लेकिन यहाँ क्या लिखा था मैंने याद करो, अमाउंट, चार्ज का अमाउंट, तो क्या कहोगे कैपिटल क्यू इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर, समझा बेटा। कैपेसिटर का चार्ज दोनों कंडक्टर के चार्ज को जोड़ के कभी नहीं होगा, है ना बेटा, ठीक है। अगर इस पे प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू, तो कैपेसिटर का चार्ज कैपिटल क्यू, इस पे 2 कूलम इस पे माइनस 2 कूलम, तो चार्ज 2 कूलम, यहाँ चार्ज -5 कूलम, यहाँ चार्ज +5 कूलम, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर 5 कूलम, ठीक है बेटा। बात समझे, कितना चार्ज इक्वल अपोजिट में है, ये है चार्ज ऑन कैपेसिटर। इसमें क्यों कैसे नहीं पूछोगे, कन्वेंशन है बच्चा, ठीक है। अब देखो V क्या है, V क्या कहा था, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अगर यहाँ पे मान लो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस वाले पॉइंट को A मान लो, इस वाले पॉइंट को B मान लो, तो V का मतलब क्या है, तो कहोगे ई डी आर इंटीग्रेशन A से लेके B तक, समझा बेटा। तो ये हुआ चार्ज, ये हुआ V, तो इस जोड़े का तुम कहोगे कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। हर बार कैपेसिटेंस निकालने का मेरा यही तरीका होगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। चलो देखो निकाल के दिखाता हूं तुमको। तो देख बेटा सबसे पहले मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है बेटा। स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब
तो कहना दो कंसेंट्रिक स्फीयर, दो कंसेंट्रिक स्फीयर, एक का रेडियस ए और एक का रेडियस बी, एक का रेडियस ए और एक का रेडियस बी। ठीक है बच्चा, इसको दे दिया चार्ज प्लस क्यू। ठीक है बेटा, इसको दिया चार्ज प्लस क्यू। ठीक, सुनना गौर से। अब देख बेटा, मुझे जो कैपेसिटर चाहिए वो कहाँ चाहिए, तो कहोगे दोनों कंडक्टर के बीच में। इसका मतलब बेटा, मुझे जो कैपेसिटेंस चाहिए वो सिर्फ इस एरिया में चाहिए, है ना बेटा, सिर्फ इस एरिया में चाहिए बेटा, बात समझे ना। तो देख बच्चा, इस एरिया में, इस एरिया में अगर हमें चाहिए कैपेसिटेंस, इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो एनर्जी है बेटा वो सिर्फ इसी एरिया में होना चाहिए। कैपेसिटर क्या है, एनर्जी स्टोर करने का एक तरीका है बच्चा, और हमें कैपेसिटर सिर्फ इन दोनों का निकालना है, मतलब इसके बीच के वॉल्यूम का निकालना है। तो हमें ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो बाहर भी एनर्जी स्टोर करेगा, है ना। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, अर्थिंग कर दिया। इससे क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल जीरो हो गया, है ना बेटा, इन्फिनिटी पे भी जीरो हो गया पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता बीच में, है ना। अभी देखो सुब्रत ने सवाल किया है कि सर अगर चार्ज इक्वल नहीं हुआ तो, है ना बेटा। तो देखो बेटा, दो कंडक्टर पे अगर चार्ज इक्वल नहीं भी होगा तब भी आमने सामने पे चार्ज हमेशा इक्वल अपोजिट होगा, है ना बच्चा। जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो बाहर वाले सरफेस से मूव कर जाएगा और उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो देख बेटा, तो ऐसे मैंने अर्थ कर दिया, तो इसका जीरो पोटेंशियल, तो बाहर इन्फिनिटी पे जीरो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अब नहीं हो सकता, है ना बच्चा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ कहाँ होगा, बीच वाला एरिया में, है ना बेटा। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए यहाँ पे चार्ज जाएगा अपने आप माइनस क्यू, अर्थ में से चार्ज मूव कर जाएगा और यहाँ आ जाएगा चार्ज माइनस क्यू। ठीक है बच्चा, ठीक है। मोहित, तुम्हारा क्वेश्चन जो है बेटा वो इररिलेवेंट है ना। दैट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ कैपेसिटर, दैट इज नॉट कैपेसिटेंस कॉन्सेप्ट, है ना बेटा। चल देखो, ये हमारा जो चार्ज है बेटा प्लस क्यू, ये चार्ज हमारा है बेटा माइनस क्यू। ठीक है, तो अभी वाले कंडीशन में चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या कहोगे, आमने सामने के सरफेस से प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका मतलब हो गया चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू। अब किसी भी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो तो काम खत्म। क्या कहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ईडीआर, है ना बेटा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ईडीआर। तो देख बेटा, इस वाले पॉइंट पे, बीच वाले किसी पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं, सिर्फ इसकी वजह से होगा। यहाँ कितना लिखोगे फील्ड, यहाँ लिखोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना बच्चा। डी आर इंटीग्रेशन यहां से लेके यहां तक, ए से लेकर के बी तक, तो आ गया बेटा ये के क्यू 1/a माइनस 1/b। ठीक है बेटा, है ना। के हमारा क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये हो गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a बाई ए बी, है ना बेटा। तो कैपेसिटेंस क्या कह दोगे, कह दोगे Q बाई बी। तो कैपेसिटेंस क्या आ गया बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। ये हो गया बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, लिख लो। सर अंदर वाले स्फीयर में चार्ज नहीं है, चार्ज है ना बेटा। स्फीयर के अंदर कहाँ चार्ज होगा बच्चा, बेटा ऐसे एकदम बात करोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम भूल चुके हो तो मुश्किल ना हो जाएगा बच्चा। एक बार रिवाइज कर ले बेटा, इलेक्ट्रो रिवाइज कर लो। सर ऊपर से लाइट आ रही है जो दिख नहीं रहा है, हमको दिख रहा है यार, मोबाइल में भी मुझे दिख रहा है, मुझे कंप्यूटर में भी दिख रहा है।
रुको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, शायद कुछ फायदा हो उससे। अर्थिंग क्यों किया बता दिया बेटा, ताकि बाहर में। सर आप इलेक्ट्रो का आईडी शेयर कर दो, इलेक्ट्रो का आईडी शेयर करूं, ये क्या है भाई? बैडली दिख रहा है, हाँ बैडली दिख रहा है, क्या लिखा है भाई? V इक्वल टू EDR, V इक्वल टू EDR बेटा। लैटिट्यूड इंटीग्रेशन चेक कर लो सर। हाँ सही है बेटा, बिल्कुल इंटीग्रेशन KQ बाई R स्क्वायर DR। हाँ एनर्जी बाउंड रहेगी बेटा, ए से लेके बी तक के बीच में एनर्जी है। आगे देखो बच्चा, अब देखो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या किया? देख बेटा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो माने सिलेंडर, अंदर का सिलेंडर बेटा और ये बाहर का सिलेंडर। ये रेडियस A, ये रेडियस B, लंबाई L, ठीक है बेटा। और लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया देखो कि B माइनस A जो है बेटा वो L के मुकाबले में बहुत छोटा है। B माइनस A मतलब ये वाली जगह, ये वाली जगह बहुत छोटी है इस लंबाई के मुकाबले में। इससे क्या फायदा हुआ? तो कहोगे इससे फायदा ये हुआ कि अगर ये बेटा बहुत छोटा है तो हम कह सकते हैं कि इस छोटी सी जगह के लिए ये इनफाइनाइट सिलेंडर है ना भाई? इनफाइनाइट होगा तभी तुम काम कर पाओगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटा वो सिर्फ स्फेरिकल का ही फॉर्मूला है, ठीक है बेटा, है ना? अब देखो बच्चा, अब क्या किया कि इस वाले को फिर से अर्थ कर दिया। फिर पूछोगे क्यों कर दिया? तो फिर से वही कहूंगा मैं, इसलिए किया ताकि इसका पोटेंशियल जीरो हो जाए, और इन्फिनिटी पे तो जीरो है ही। इसका मतलब बाहर वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, इसलिए किया। अच्छा ये क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां एनर्जी स्टोर्ड नहीं होगा, है ना बेटा? हमें कंसिडर करना है सिर्फ इस वाले में एनर्जी, है ना बच्चा? ठीक है, फिर देखो अंदर वाले को चार्ज क्यू दे दो, अंदर वाले को चार्ज तुम क्यू दे दो। जब अंदर वाले को चार्ज क्यू दोगे फिर से इंडक्शन होगा और अर्थ से चार्ज अब्सॉर्ब कर लेगा और अंदर चार्ज बेटा माइनस क्यू होगा, ठीक है? बात समझा? फिर कहोगे आमने सामने के सरफेस पे इक्वल अपोजिट चार्ज, सो क्यूब इज इक्वल टू, फिर से बेटा ये हो गया चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये हो गया बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर। फिर कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा फिर क्या आएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ईडीआर, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीआर, है ना बच्चा? ध्यान देना, अगर कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ ईडीआर, तुम सबको पता है कि हॉलो सिलेंडर के अंदर, हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस वाले पॉइंट है बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, सिर्फ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है 2k लैम्डा बाई आर,
2k लैम्डा बाई आर dr इंटीग्रेशन ए वाले से बी वाले तक, ठीक है बच्चा, दैट इज इक्वल टू, फोकस करो, k को पुट कर दिया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा का मतलब हो गया q बाई एल, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ठीक है बेटा, और a से b इंटीग्रेशन, तो ये हो गया ln ऑफ b बाई a, ये हो गया ln ऑफ b बाई a, ये हो गया बेटा कितना q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और ये बेटा ln ऑफ b बाई a, तो ये हो गया बेटा चार्ज और ये हो गया पोटेंशियल, तो हमारा निकल गया बेटा कैपेसिटेंस, क्या कर दोगे कैपेसिटेंस, तो कहोगे C इज इक्वल टू Q बाई V, सो C इक्वल टू कितना बेटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln ऑफ B बाई A, ये हो गया बेटा सिलेंडर वाला कैपेसिटेंस, ठीक है। ठीक है बेटा, आउटर स्फीयर के आउटर सेल में चार्ज इक्वल टू कैपिटल क्यू होगा ना, नहीं होगा बच्चा, अर्थ मैनेज कर लेगा उसको। वंस मोर, केशव को वंस मोर चाहिए, देखो बेटा इसको अर्थ करते ही इस पे जो भी चार्ज आएगा बच्चा वो अर्थ मैनेज करेगा, हो सकता है अर्थ चार्ज अब्सॉर्ब कर ले, हो सकता है अर्थ चार्ज दे दे, है ना बच्चा, यहाँ क्या कहोगे चार्ज माइनस क्यू, ये अर्थ मैनेज करेगा बच्चा, ठीक है ना। अब कहोगे कि डिफरेंस मैंने मान लिया एल से बहुत छोटा, ताकि इस छोटी सी जगह के लिए ये लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, है ना, जब लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा तभी हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई आर, सिर्फ अंदर वाले की वजह से, बाहर वाले का जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी q बाई एल, जल्दी लिखो। हाँ ग्रुपिंग की वजह से ले रहे हैं बच्चा, भेज दिया सब तुमको। अंकित बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो बेटा। सर डाउट तो नहीं, लेकिन एक बात बोला सर, हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद से पढ़ाया गया है सर। उसके पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया भाई? वही तो नहीं पता था, स्टार्टिंग हुआ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, ना जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो छुआ भी नहीं गया है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हुआ ही नहीं तुम लोग का? नहीं, और फिजिक्स में नहीं सर, केमिस्ट्री में भी एक दो चैप्टर नहीं पढ़ाया है। तुम बताओ कौन से बैच में तुम हो? 03 PA1। 03 PA1। हाँ अरे बेटा तब कैसे किया जाए बताओ, कुछ दिन पहले अगर बोला होता। बोले थे आपको सर। उनको बोले हो तुम? अभी देखो हाँ। इस वाले पे जो तभी इलेक्ट्रो का उपाय है, इलेक्ट्रो बच सकता है तुम्हारा, अभी इलेक्ट्रो यस। बच सकता है इस तरह से। अरे यार लेकिन सुबह ही क्लासेस की भी है ना, ये समस्या है। रिपीटर वाले बैच में शुरू होगा जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, शुरू अभी में से टाइम पढ़ा। है, अभी अभी चल रहा है एलएम फ्रिक्शन वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एक बार बता दीजिएगा सर। बता भी देंगे तो क्या कर लोगे, तुम्हारा भी क्लास सेम टाइम पे रहेगा, मत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा ना। एक बार शाम में एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए, जैसे 8 बजे के बाद, जैसे शुरू में आप रिवीजन करवाते थे, याद है आपको? हाँ बेटा, तो उस समय मेरे पास क्लासेस बहुत कम थी बेटा, तो ले पाते थे हम, है ना। लेकिन फिर समस्या क्या होगी कि अब मेरे पास टाइम ही नहीं होता एकदम। तो देखो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं रेजिडेंस में भी, हम्म। उसमें लगभग आधे से ज्यादा बच्चों को मैं ही क्लास ले रहा हूँ, तो इमेजिन कर सकते हो कि टाइम मेरे पास नहीं होगा। यस सर। हाँ दिक्कत वही है।
तो अच्छा एक उपाय है, सुनो। हाँ रेजो सर यूट्यूब चैनल पे मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, हाँ, वो तो देखे सर। उसे ही पढ़ लो। हो सकता रिपीटर बेस पढ़ाया हुआ यस सर। है ना। उसी तरह से तुमको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी लोड कर देंगे, उसे ही पढ़ लेना ओके सर। बेटे। पर जो हमारे पास है कम से कम उससे काम चलाएं, है ना। हाँ सर। अंकित उपाध्याय हो गया बात, अग्रिम बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वो इलेक्ट्रोस्टैट्स के स्टार्टिंग का हाँ हम लोग को बोला गया था रेजो सर से करने के लिए, जब लाइव क्लास स्टार्ट हुई थी उसके पहले जो 1 महीना था अप्रैल में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो बच्चे नहीं कर पाए होंगे, वही बात है। या तो उस चीज ध्यान नहीं दिए होंगे या वो कर नहीं पाए होंगे। ये आया था, और आरकेवी सर का वीडियोस भी, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस डले थे सबको एड्रेस करते हुए, और फिर रेजो सर पे आरकेवी सर की वीडियो डले हुए लेक्चर्स के, आईपी हाँ बैच के। अब ये बोल रहा है, श्रेयांश बोल रहा है कहीं नहीं बोला गया था। कोई बात नहीं, बोला गया था नहीं बोला गया था, मैं चलो मैं मैनेज कर रहा हूँ, है ना। जब क्लास होगी बेटा उसको मैं कर लूंगा अपलोड, उसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे, ठीक है। हो गया बच्चा, आगे बढ़े। नोट कर लिया बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो देखो बेटा, अब तक जो बात की हमने वो स्फेरिकल कैपेसिटर की बात की, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की बात की, है ना बेटा। अब चलो, अब आते हैं बेटा अगला काम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बेटा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिस तरह से स्फीयर का एक जोड़ा, जिस तरह से सिलेंडर का एक जोड़ा, उसी तरह से प्लेट्स का एक जोड़ा, है ना बेटा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। ये हमारा बाकी दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। इसको समझ लो अच्छे से। तो देखो बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ, दो बड़े बड़े प्लेट, दो बड़े बड़े कंडक्टिंग प्लेट्स, है ना बेटा। और ये बड़े बड़े कंडक्टिंग प्लेट्स एक दूसरे के पास पास रखे गए, है ना बच्चा। ये दो बड़े बड़े प्लेट्स एक दूसरे के पास पास रखे गए इस तरह से। देखो बच्चा, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, ठीक है बेटा। दो प्लेट्स, बहुत बड़े बड़े प्लेट्स, इनके बीच की दूरी बेटा, इनके बीच की दूरी बेटा स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है बेटा, बहुत छोटा है। किससे बहुत छोटा है, साइज ऑफ प्लेट से। तो देख बेटा, प्लेट की लंबाई और चौड़ाई, प्लेट ऐसा कहोगे ना, ये लंबाई ये चौड़ाई, तो कहोगे बेटा लंबाई और चौड़ाई के मुकाबले में ये जो हमारा डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है ना बेटा। बात समझा। उसके बेटा डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो इससे फायदा क्या उठाओगे, बोलो बेटा। इससे फायदा तुम ये उठाओगे कि इस दूरी के लिए, है ना बेटा, ये जो हमारा है वो इनफाइनाइट प्लेट माना जा सकता है, ये फायदा हुआ है ना। तो देखो बेटा, इसको मैंने चार्ज दे दिया प्लस क्यू, ठीक है बेटा, और इसको दे दिया माइनस क्यू, ठीक है बेटा। और इस वाले को अर्थ कर दिया, इस वाले को अर्थ कर दिया। क्यों, फिर से वही बात, ताकि इसका पोटेंशियल जीरो हो और इन्फिनिटी का भी जीरो हो, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा बच्चा, है ना। तो कोई बोलेगा ऐसा करो, फिर इधर भी तो आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो चलो इसको भी अर्थ कर दो। तो देख बेटा, इधर भी अर्थ कर दिया तो ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, है कि नहीं। लेकिन एक समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई, इसको अर्थ कर दिया ये जीरो पोटेंशियल, इसको अर्थ कर दिया ये भी जीरो पोटेंशियल, है ना बच्चा। तो फिर तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया,
अब कैसे निकालोगे कैपेसिटेंस? आगे नहीं समस्या बेटा, इसलिए हम लोग दोनों तरफ अर्थ नहीं करते हैं बच्चा, सिर्फ एक ही तरफ अर्थ करते हैं, है ना। और एक तरफ अर्थ करने के बावजूद इधर का पोटेंशियल 0 हो जाता है बच्चा, समझा? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है, बात समझे ना। तो देखो बेटा, यहाँ जो चार्ज प्लस और माइनस है बेटा, वो चार्ज एकदम आमने सामने के प्लेट पे आ जाएगा, ठीक है बच्चा, ये आमने सामने के प्लेट पे आ जाएगा, है ना बच्चा। तो क्या कहोगे? कहोगे बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू। क्यों नहीं आता है? अरे बच्चा देख लेना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देखो रिपल्सिव, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहां अट्रैक्टिव, मैग्नीट्यूड सेम, कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा। देखो बेटा, तो कैपेसिटर का चार्ज हो गया क्यू। अब देखो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जैसे मैंने कहा था ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इंटीग्रेशन, है ना बच्चा। तो देखो बेटा, अगर कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, सुनना ध्यान से, इस वाले पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, सिर्फ इसका बोल रहा हूं मैं, सिर्फ इसका, यहां पे इस तरफ, यहां पे इस तरफ, है ना बच्चा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करेगा, है ना बच्चा। अब इसका देखो, इसका फील्ड अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और अट्रैक्शन, क्या दिखा कि ये दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा दोनों का सेम डायरेक्शन में। तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इनफाइनाइट सीट का फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, है ना बच्चा, इन दोनों का, है ना। ठीक है, यहां से लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, ठीक है बेटा। अब देखो सिग्मा है बेटा चार्ज अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा आ गया कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बेटा कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई इंटू डी इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। चार्ज हमारा ये रहा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा? C इक्वल टू क्यू बाई वी, इसका मतलब हो जाएगा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये हो गया बेटा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है बच्चा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो बच्चा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन भी तो होगा बेटा, एक दूसरे को खींच रहा होगा ना आपस में, तो कह सकते हो ना कि ये भी हमें बात करना चाहिए फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट्स। तो फोर्स कैसे निकालते हैं बेटा? तो कहते हैं एक का चार्ज और दूसरे का फील्ड, बोलो बेटा। तो पॉजिटिव का चार्ज नेगेटिव का फील्ड, या फिर नेगेटिव का चार्ज पॉजिटिव का फील्ड, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा कैपिटल क्यू और ई माइनस, तो दोनों का मिला करके इतना, तो एक का कितना हो जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो F इक्वल टू क्यू वी स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, समझे बेटा। ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला, समझे बेटा, समझे। एक और खास बात, खास बात क्या? ठीक है बेटा, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है ना बेटा, वो इंडिपेंडेंट है। ये फोर्स हमारा बेटा इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है? तो कहना इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में कोई भी मीडियम हो, है ना बेटा,
उससे ये आजाद है ना। हर बार सेम आएगा, बीच में पानी भर दो, कुछ भी भर दो, ये सेम आएगा। ठीक है बच्चा, क्यों सेम आएगा ये समझा पाएंगे तुम्हें जब पढ़ाएंगे डाइलेक्ट्रिक, है ना बच्चा। अभी तुम इसको याद कर लो कि कैपेसिटर के बीच का फोर्स, प्लेट्स के बीच का फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। लिख लो, लिख लो बच्चा। राइट में टॉप पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। विस्पेस भेज दिया तेरे को मैं, फिर से भेज दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख लो, खुद समझ जाओगे बच्चा कि जीरो कैसे हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव का रिपल्सन, नेगेटिव का अट्रैक्शन। अखिल क्या बोल रहे हो भाई तुम? इतने सारे कमेंट आते हैं बेटा, कैसे किसको क्या जवाब दें? अखिल बोलो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। फिर से बोलो। उसमें भी तो इस दोनों केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपोजिट है इसलिए अट्रैक्शन हो रहा है, तो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल में भी तो अपोजिट चार्जेस एक बार थे। खुद डायग्राम बना के देखो ना बच्चा, चारों तरफ से ना होगा बेटा अट्रैक्शन, तो चारों तरफ यस से फोर्स लगेगा तो रिजल्टेंट जीरो ना हो जाएगा बेटा, है कि नहीं अखिल? तो में होगा। डायग्राम बना के देखो, डायग्राम में देखो चारों तरफ से दिखा हुआ अट्रैक्शन, खुद दिख जाएगा तुम्हें कि रिजल्टेंट जीरो है। कुमारन सुमन यस सर। बोलो बच्चा। सर ये फोर्स का फॉर्मूला में नीचे 2 कैसे आया सर? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लिखा है देखो तो, ई माइनस ना बेटा। यस सर। तो ऊपर देखो क्या है, दोनों का मिला करके था ना क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यस सर। तो एक का आधा होगा ना। यस सर। रफ्तार सर बोलो। सर वो आपके चैनल पर सारी वीडियोस नहीं है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की सर? क्या बेटा? आपके चैनल पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की सारी वीडियो है क्या? हाँ सारी वीडियो है। सर उसमें मेंशन में तो कुछ कुछ डिस्कशन की वीडियोस बता रहा है बस।
क्या? उस चैनल पर तो सिर्फ डिस्कशंस की वीडियो दिख रही है इसमें, जो आपने। नहीं, तुम उस पे जाओ ना, लिखा होगा 12th चैप्टर 1 प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में 12 चैप्टर 1 जाओ। ठीक है। MS वीरा। हेलो सर। बोलो बच्चा। हेलो हाँ बोलो बोलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो सर। हाँ बेटा बोलो ना। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं समझ आया सर, ये आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है ना सर, जो रिजल्टेंट आपने लिखा है, ये थोड़ा एक बार सब बता दीजिए। हाँ एक मिनट, एक बार ये वाला अच्छा तो देखो, अच्छा ये समझ आ डायग्राम गया समझ सर, गया बीच ना? वाला थोड़ा। हाँ अच्छा देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा है मैंने, ये क्लियर है? हाँ हाँ अब देखो बेटा, E प्लस और E माइनस, मतलब इस सरफेस का और इस सरफेस का फील्ड। हाँ तो सर। दो सरफेस जो हो गए बेटा, वो दो सीट हो गई। यस सर। तो सीट के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यस सर। इंटू 2 हो जाएगा दोनों के लिए। हाँ समझ गए अब? यस सर। अब चलो सीट निकालो। मनीष कुमार। मनीष यस सर। बोलो बेटा, क्या बोलना है तुम्हें? सर मुझे भी वही प्रॉब्लम है सर, मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से लेकर सर ग्रेविटेशन तक बिल्कुल नहीं पढ़ा सर, इलेक्ट्रिक एंड से कंटिन्यू किया था सर फिजिक्स में। तो कोई बात नहीं, तुम लेक्चर देखते जाओ यूट्यूब पे, मैं साल अपलोड करते जाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। सर इलेक्ट्रोस्टैट भी बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ सर, वो दिक्कत आ हाँ रही है सर बेटा, तो इसमें। देखो अभी रिपीटर वाले बैच में इलेक्ट्रो शुरू करेंगे हम, हालांकि कुछ दिन बाद शुरू होगा, अभी चल रहा है एलएम आएगा, फ्रिक्शन आएगा, वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, फिर ग्रेविटेशन आएगा। तो वो सब भी मैं लाइन से अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो, अभी तुम देखते तो सर जाओ। बहुत टाइम लग जाएंगे ना सर, फिर तो कंप्लीट हो जाएगा इधर चैप्टर। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मान ली मैंने, लेकिन अब मुझे बताओ, क्या हमारे पास और कोई रास्ता है? सर इधर कुछ टाइम दे देते सर, तो फिर हो जाता ना मैनेज सर थोड़ा बहुत। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर इतना बड़ा है ना बेटा, कि कुछ टाइम देने से नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर दबा के ही पढ़ाऊंगा ना, मान लो, तो ही मेरे को कम से 15-16 क्लास चाहिए। बात समझ रहे हो ना बेटा? तो अगर मैं तुम्हें यस रुक सर। रुक के टाइम दूं तो भी उतना ही समय तुमको लग जाएगा। हफ्ते में 2 दिन समय दे पाऊंगा मान लो, है ना? और उस पेज से खत्म करता हूं मैं मान लो, तो भी तुमको उतना ही समय लगेगा जितना मैं रिपीटर में पढ़ा के तुमको दे दूंगा। क्योंकि रिपीटर वाली क्लास जो होती है वो डेली होती है बेटा, हफ्ते में 6 दिन होती है। बात ठीक है समझे? सर। यही एक यस रास्ता सर। है बेटा हमारे पास। ठीक है सर। हाँ। अच्छा, होमवर्क क्या करना है, डिस्कस बताओ सर मनीष। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 करें डिस्कस। चलो निकालो बेटा चौक एक्सरसाइज पर। 2 पार्ट 1 सब लोग। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 3। ओके देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 है, ए क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स is made of a perfectly insulating material walls of thickness 8 centimeter, and the only way of heat to enter or leave the box through two solid metallic cylindrical plugs, each of cross section area 12 centimeter square and length 8 centimeter। देख बच्चा, कहता है ऐसा मान लो बेटा, एक कमरा मान लो, और इस कमरे में इस तरफ से बेटा हीट इंटर कर रही है, इस तरफ से हीट इंटर कर रही है ना बच्चा, और इस तरफ से हीट बाहर निकल रही है, ठीक है? कहता है सिलेंड्रिकल प्लग्स का जो लंबाई है बेटा वो है 8 सेंटीमीटर, और एरिया है बेटा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? दोनों तुम्हारा एक जैसा है। आउटर सरफेस ऑफ ए
वन प्लग इज मेंटेन्ड एट 0 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर मेंटेन कर दिया गया बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, while the outer surface of B is maintained at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मेंटेन्ड है बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल के तुमको दिया हुआ है, ठीक है बेटा। सोर्स ऑफ एनर्जी 36 कैलोरी पर सेकेंड इज इनक्लोज्ड इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर बेटा सोर्स है पावर पी का। कहता है assuming the temperature of same at all point on the inner surface, तो कहता है बेटा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ इनर सरफेस क्या होगा। तो देख बेटा अंदर का टेम्परेचर मैंने मान लिया T, है ना बेटा। तो देखो अंदर से यहां से हीट बेटा अंदर आएगी, तो यहां से कितनी हीट अंदर आएगी, तो कहोगे ना K A बाई ये थिकनेस 8 सेंटीमीटर T इंटू 100 माइनस T, ठीक है बेटा। और देखो इसमें ये वाला हीट ऐड हो गया पावर P, और दोनों ऐड होकर के यहां से हीट बाहर निकल जानी चाहिए, तो कितना बाहर निकलेगा इक्वल टू, फिर से कहोगे के ए बाई टी इंटू ये T माइनस 4। बोलो बेटा जितनी अंदर हीट पूरी जनरेट हुई उतना पूरा लॉस होना चाहिए बच्चा, तभी ना हमारा कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। तो कहोगे यहां से जो आया वो इसके साथ जुड़ करके बाहर निकल गया, ठीक है बच्चा। सॉल्व कर लो इसको 5 तक। और कोई क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, वन में कुछ नहीं है बेटा, वन में पहला केस सीरीज में है, दूसरा केस पैरेलल में है, ठीक है। 4 नंबर सवाल देखो, 4 नंबर में 4 नंबर कहता है बेटा 2 models of window pane are made. In one model 2 identical glass panes of thickness 3 millimeter separated by air gap 3 millimeter. The composite system is fixed in the window of a room. The other model consists of single glass pane of thickness 6 millimeter. The temperature difference being the same as the first model. The ratio of heat flow for the double pane to the single pane is, देख बेटा कहता है ग्लास का विंडो का 2 मॉडल है। पहला मॉडल मॉडल 1 में क्या है, देखो बेटा कहता है ग्लास के पेन्स हैं, 2 ग्लास पेन्स हैं बेटा, और इस 2 ग्लास पेन्स के बीच में एयर है, ठीक है। और मॉडल 2 वाले में एक सिंगल ग्लास है ना। ये कितना है, ये 3 मिलीमीटर और ये भी है बेटा 3 मिलीमीटर, ठीक है। और बीच में एयर गैप बच्चा, और बीच में एयर गैप जो है ना, ये एयर गैप भी हमारा बेटा 3 मिलीमीटर का है, जबकि ये अकेले बेटा 6 मिलीमीटर का है ना। तो कहता है दोनों के हीट फ्लो रेट का रेशियो क्या होगा बच्चा, देखो तो क्या कहोगे। मॉडल वन में कहेंगे R1 इज इक्वल टू, तो देखो बच्चा ये तीनों हमारा सीरीज में है, तो क्या कहोगे, रेजिस्टेंस फॉर ग्लास प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एयर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास, है ना बेटा। सबका के दिया हुआ है, सबका एरिया दिया हुआ है, इससे निकाल लो R1। लेकिन मॉडल 2 में बोलोगे बेटा R2 जो है वो सिर्फ 6 मिलीमीटर का ग्लास है ना बेटा। 6 मिलीमीटर ग्लास है, इसका मतलब सिंपल कहो ये Rg प्लस Rg है। बोल बेटा इसको बोल सकते हो ना ऐसे कि 3 मिलीमीटर के 2 को आपस में टच कर दिया बिना हवा के गैप का, तो सिर्फ Rg प्लस Rg है ना बेटा। तो अब क्या बोलोगे, हीट फ्लो रेट ये होता है बेटा टेम्परेचर डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, होता है ना बच्चा, I इक्वल टू V बाई R। तो अगर कहोगे बेटा Q1 बाई Q2 तो ये हो जाएगा R2 बाई R1, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 6 से 10 में 7 और 8 7 8 9 10 सब लिख दिया। देखो भाई 7 नंबर सवाल, 6 नंबर देखो पहले,
तो देखो बेटा 6 नंबर सवाल में कहता है द एंड ऑफ ए मीटर स्टिक आर मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है बेटा एक मीटर स्टिक का मतलब हो गया लंबाई कितनी 100 सेंटीमीटर है ना बेटा। एक तरफ मेंटेन किया बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक तरफ मेंटेन किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वन एंड ऑफ ए रॉड इज मेंटेन्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर शुड इट्स अदर एंड बी टच्ड ऑन द मीटर स्टिक सो दैट देयर इज नो हीट करंट इन द रॉड। कहता है बेटा एक और दूसरा रॉड लो, एक दूसरा एक रॉड लो, दूसरा एक रॉड को इस एंड का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर दिया गया है ना बेटा। अब कहता है इस वाले पे यहां से कितनी दूरी पे रखा जाए बेटा x, है ना, ताकि इसमें हीट फ्लो नहीं करना चाहिए। तो देख बेटा हीट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी बेटा हीट फ्लो नहीं करेगा। तो अब इस वाले का ये पता करना है तुमको किस जगह पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना बच्चा। इसका मतलब जितना हीट फ्लो रेट यहाँ होना चाहिए उतना ही हीट फ्लो रेट यहाँ होना चाहिए, ठीक है। मतलब सवाल सही मायने में क्या कहता है ये पता करो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पे होगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है बेटा ए स्फेरिकल सॉलिड बॉडी ऑफ रेडियस आर रेडिएट्स पावर h, ठीक है, and its rate of cooling is c. If density is constant, then which of the following is are true? है ना बेटा कौन सा सही है। देखो बेटा कहोगे स्फेरिकल सॉलिड बॉडी है बेटा रेडियस r का, वो रेडिएट कर रहा है पावर p, है ना, और ठंडा होने का रेट c है, डेंसिटी उसका कांस्टेंट है ना बच्चा। तो क्या होगा देखो तो क्या कहोगे h जो है बेटा वो q है, जो तेरा रेडिएशन का फॉर्मूला था, क्या लिखेगा ये E या कहो E सिग्मा A T पावर 4। बोलो बच्चा है कि नहीं। अब कहोगे बेटा ये Q क्या है, ये तो है बेटा dQ बाई dt। dQ बाई dt क्या होता है ms dt अपॉन dt, माइनस में माइनस क्यों, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा होता है बेटा। तो dQ बराबर ms dt, कैलोरीमेट्री है कॉन्सेप्ट। तो क्या हो गया देखो माइनस dt अपॉन dt जो है बेटा, है ना, यही है रेट ऑफ कूलिंग। तो ये हो गया m s c, है ना बेटा, ये हो गया m s माइनस dt अपॉन dt, ये हो गया बेटा रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो देखो बेटा इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले में देखो, है ना, तो क्या बोलोगे, कहोगे देखो h प्रोपोर्शनल टू a, h प्रोपोर्शनल टू a, है ना बच्चा, और एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो ये और ये कहोगे m c c इंटू m मास प्रोपोर्शनल टू एरिया दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब देखो बेटा c इंटू मास क्या कहोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा c इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू डी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो c प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो आगे 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल कहता है बेटा कि 8 नंबर सवाल कहता है बेटा द अर्थ इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन whose surface temperature is Ts and radius r। बेटा सवाल पहले ही ऐसा है, सोलर कांस्टेंट वाला सवाल था ना, वैसे ही सवाल है, वैसे ही बनाओ इसको। 9 नंबर देखो बच्चा, 9 नंबर कहता है द प्लॉट्स ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ऑफ 3 ब्लैक सरफेस लैम्डा t1 to t3। अरे बेटा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा इंटू टी बराबर कांस्टेंट, जिसका लैम्डा मैक्सिमा आगे है उसका टेम्परेचर छोटा होगा। 10 नंबर देखो बच्चा, 10 ने पूछना है किसी को क्या, नहीं पूछना है, 12 पूछना है।
देखो 12 में 12 नंबर सवाल कहता है बेटा, देखो बेटा 12 नंबर में बल्ब का टेम्परेचर T, वेल्डिंग आर्क टेम्परेचर TW, है ना बेटा, और लिखो सन का टेम्परेचर TS, है ना बेटा। तो क्या टेम्परेचर का ऑर्डरिंग करो, तो क्या कहोगे, सबसे कम टेम्परेचर बल्ब का, उससे कम वेल्डिंग आर्क का, उससे कम टेम्परेचर सन का, होता है ना बेटा, बोलो, होता है ना ये। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो बेटा जिसका टेम्परेचर बड़ा होगा उसका वेवलेंथ छोटा होगा। तो देखो बेटा किसका वेवलेंथ छोटा है, मैक्सिमा का वेवलेंथ, तो थर्ड वाले का। इसका मतलब थर्ड वाला हो गया सन, थर्ड वाला हो गया सन, है ना बेटा। उसके बाद है 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, ठीक है बच्चा। अब 10 नंबर देख लो, देखो बेटा 10 नंबर में सब लोग डायग्राम पे ध्यान दो बच्चा। डायग्राम में कहता है एक का ऐसे और एक का ऐसे, है ना बेटा। तो इस डायग्राम में गौर करो बेटा, क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में दिख रहा है बेटा कि दोनों को समय बराबर लगा, दोनों को समय बराबर लगा, है ना बच्चा। लेकिन देखो ये वाला इतना ठंडा हो गया, जबकि ये वाला इतना ठंडा हुआ, है ना बेटा। एक्स वाला इतना ठंडा हुआ और वाई वाला इतना ठंडा हुआ। इसका मतलब वाई वाला ठंडा ज्यादा हुआ ना बेटा, सेम टाइम इंटरवल में। इसका मतलब वाई ज्यादा इमिट कर रहा है। इसका मतलब इमिसिविटी ऑफ वाई इज मोर देन इमिसिविटी ऑफ एक्स, है ना बच्चा। ठीक है, जिसका इमिसिविटी ज्यादा होता है बेटा उसका ऑब्जेक्टिविटी भी ज्यादा होता है। तो क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, आगे चलो पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 का 1 से 5 में, एक से 5 में, अच्छा पार्ट 2 नहीं दिया था, पार्ट 3 दिया था। अच्छा पार्ट 3 निकालो, फिर पार्ट 3 निकालो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 से 5, 1 3 4। ओके देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 पहला कहता है बेटा एज्यूम ट्रांसमिसिविटी टो इज टेंडिंग टू 0 फॉर ऑल केसेस। कहता है बेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा, ट्रांसमिट नहीं कर रहा है ना बच्चा। इसका मतलब अल्फा प्लस रो प्लस टो इक्वल टू 1 होता है ना बच्चा। कहता है ट्रांसमिट नहीं किया, इसका मतलब टो 0 है ना बच्चा। और सबको पता है E इज इक्वल टू अल्फा होता है बेटा, है ना। अब देखो पहला लिखा है बेटा बैड ऑब्जर्वर इज बैड इमीटर, बैड ऑब्जर्वर मतलब अल्फा छोटा इज बैड इमीटर, तो E भी कम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बी देखो बैड ऑब्जर्वर इज गुड रिफ्लेक्टर, जो ऑब्जर्वर बैड है मतलब अल्फा की वैल्यू कम है उसका रो ज्यादा होगा, तो गुड रिफ्लेक्टर हो गया, ये भी सही है बेटा। सी चलो बैड रिफ्लेक्टर इज गुड इमीटर, जो रिफ्लेक्ट कम कर रहा है, जो रिफ्लेक्ट कम किया उसका अल्फा ज्यादा, जिसका अल्फा ज्यादा उसका ई भी ज्यादा, इसका मतलब सी भी सही है। डी देखो बैड इमीटर इज गुड ऑब्जर्वर, गलत बेटा, बैड इमीटर बैड ऑब्जर्वर, गुड इमीटर गुड ऑब्जर्वर। ठीक है, 2 नंबर देख बच्चा, कहता है hollow and a solid sphere of same material are having identical surface are heated under identical condition to the same temperature at the same time, both दोनों का emissivity absorptivity same है। देखो बेटा सेकंड नंबर में, तो देखो बेटा दूसरा नंबर के लिए कहोगे Q इक्वल टू डी क्यू बाई टी, है ना बेटा, और इक्वल टू ई सिग्मा ए टी पावर 4, कहोगे डी क्यू इक्वल टू माइनस एम एस
dt अपॉन dt, है ना बेटा, इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी पावर 4, है ना बेटा। अब सुनना, पहला ऑप्शन, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, बोथ विल इमिट इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम, दोनों का एरिया सेम, इसका मतलब दोनों शुरू में बराबर इमिट करेगा, तो ऑप्शन ए सही हो गया। बी नंबर, इन द बिगिनिंग बोथ विल एब्जॉर्ब इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, ये भी सही है, इमिसिविटी एब्जॉर्प्टिविटी सेम, इसका मतलब बी भी सही हो गया। सी देखो बच्चा, both sphere will have same rate of fall of temperature dt upon dt, देखना बच्चा, जिस वाले का हॉलो स्फीयर है वो तो हल्का होगा, तो जो हल्का होगा बेटा, जिसका मास कम होगा, उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो सेम है। जिसका मास कम, उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा, मतलब हॉलो स्फीयर जल्दी ठंडा हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर देर से। इसका मतलब बेटा सी गलत है, सी गलत है। डी देखो, बोथ विल हैव इक्वल टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम, गलत ना बेटा, एक ठंडा हो रहा है तेजी से, एक ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, तो नहीं हो सकता ऐसा, डी गलत। ठीक है, अब चलो आगे। तीन चार भी था ना, देखो देखो 3 नंबर देखो, 3 नंबर के लिए बेटा, टू बॉडीज ए एंड बी हैव थर्मल एमिसिविटीज 0.01 0.81, है ना बेटा, क्या दिया है ये, इमिसिविटी ऑफ ए बाई इमिसिविटी ऑफ बी इक्वल टू 1/81, द सरफेस एरिया दोनों का बराबर है, एरिया ऑफ ए इक्वल टू एरिया ऑफ बी। ठीक है बेटा, टू बॉडीज इमिट टोटल रेडिएंट पावर एट द सेम रेट, इसका मतलब Q ऑफ A इज इक्वल टू Q ऑफ B, द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा B corresponding to maximum spectral radiancy from B is shifted from the wavelength corresponding to maximum spectral radiancy in the radiation from A by 1 micrometer। कहता है बेटा लैम्डा A और लैम्डा B का जो डिफरेंस है ये 1 माइक्रोमीटर है, कौन बड़ा हमको नहीं पता। आगे देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए इज 5802 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ ए ये दिया है बेटा 5802 केल्विन, ठीक है बेटा। तो पहला सवाल पूछा गया है बेटा बी का टेम्परेचर, है ना, सुन, तो देख बेटा इसको इस्तेमाल करो, तो क्या कहोगे इसके लिए, ई ए सिग्मा एरिया टी ए पावर 4 इक्वल टू ई बी सिग्मा एरिया टी ऑफ बी का पावर 4, सिग्मा ए दोनों में कट गया, इमिसिविटी का रेशियो तुमको दिया है बेटा, इसकी मदद से टेम्परेचर बी निकाल लो। ठीक है बेटा, टेम्परेचर बी निकाल लो, जब टेम्परेचर बी निकाल लिए है ना बेटा, तो क्या कहोगे लैम्डा ए टी ए बराबर लैम्डा बी टी बी, बोलो। तो लैम्डा का एक और इक्वेशन बन गया, लैम्डा का एक इक्वेशन पहले से है और एक इक्वेशन और बन गया, तो लैम्डा भी सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, डी क्यू बाई टी कंडक्शन के लिए फॉर्मूला है नालायक, क्यू होता है रेट, रेट हमेशा डी क्यू बाई टी होगा, चाहे वो कंडक्शन में हो चाहे कहीं और हो, क्या बात करते हो यार। 4 नंबर देखो, चार नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा द सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अरे बेटा सोलर कांस्टेंट फिर से वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, सोलर कांस्टेंट क्या हुआ, अर्थ के सरफेस पे 1 सेकेंड में जितना रेडिएशन पहुंचेगा। ठीक है, 5 नंबर देखो, कहता है बेटा हीटेड बॉडी इमिट रेडिएशन विच हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी एट न्यू एम। अगर टेम्परेचर को डबल कर दे, क्या बेटा टेम्परेचर डबल करोगे वेवलेंथ आधा हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा, है ना बेटा, और टेम्परेचर डबल करने से इमिट करने का रेट 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6, टू आइडेंटिकल रॉड मेड ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स ए एंड बी के बी आर ज्वाइंट एंड टू एंड, free end of A is kept at temperature T1, free end of B is kept at T2, therefore in the steady state
ये खुद करके देख बेटा, बीच वाले पॉइंट पे टेम्परेचर निकाल के देख, है ना, क्या कहेगा, दोनों तरफ से हीट रेट बराबर है, हीट रेट बराबर करके बीच का वैल्यू निकाल के देख। उसके बाद देखो कि ए की जगह बी कर दे, बी की जगह ए कर दे तो फर्क पड़ता है क्या। ठीक है, टाइम खत्म बेटा। कल के लिए होमवर्क, कल के लिए होमवर्क में कैपेसिटेंस का सेक्शन ए सेक्शन बी, कैपेसिटेंस में सेक्शन ए सेक्शन बी, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में। ठीक है बेटा, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में हीट ट्रांसफर तुमको पूरा कंप्लीट कर लेना है, हीट ट्रांसफर सीट पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बच्चा, चलो बाय, इट्स ओवर फॉर नाउ।